हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जिन्होंने सीजीएल 2023 में 297 रैंक हासिल की है और इंस्पेक्टर सीजीएसटी सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही धुरंधर स्टूडेंट रहे हैं हमारे, और सीजीएल 2021 में इनकी रैंक 3154 थी और तब इन्हें टैक्स असिस्टेंट मिला था कैग में। उसके बाद सीजीएल 2022 में इनकी जो रैंक थी वो थी 1913 और उसके ज़रिए ये एएसओ सेलेक्ट हुए और वर्किंग थे। और फिर रिज़ल्ट आया सीजीएल 2023 का और इस बार इन्होंने AIR 297 हासिल की है। तो ये अपने आप में एक कैपेसिटी बढ़ाने वाली बात है कि एक स्टूडेंट जो मार्च में रिज़ल्ट आता है 2021 का, वहाँ पे 3100 रैंक, उसके बाद फिर आई थिंक मई के महीने में रिज़ल्ट कब आया? 14th ऑफ मई 14th ऑफ मई। और फिर इनकी रैंक 1900 पे पहुंची और अब 297 पे हैं। और सीजीएल ने भी बड़ा अच्छा किया इस बार, मतलब एक ही साल में तीन रिजल्ट आ गए। तो पहले तो अभिषेक बहुत बहुत बधाई आपको इस बड़ी उपलब्धि पे। और ये आपकी डेडिकेशन, मेहनत, कठिन परिश्रम का परिणाम है कि एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए इस लेवल पे अपनी मेहनत से पहुंचा है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी जर्नी से। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। फैमिली में मेरे फादर, मदर और मेरे दो यंगर ब्रदर्स हैं। ओके। स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, मेरे फादर टीचर हैं वहीं पे, उन्हीं के स्कूल से। तो 10th तक मैंने वहीं पढ़ाई की थी, हिंदी मीडियम स्कूल है। उसके बाद फिर 12th मैंने किया था अपने लोकल में ही स्कूल है, जवाहर ज्योति इंटर कॉलेज अमरगढ़। अच्छा। वहाँ से 12th किया था, वो भी हिंदी मीडियम में किया था। बुलंदशहर? हाँ, बुलंदशहर में ही है ये अच्छा, सारे। हाँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया था, अगेन इन हिंदी मीडियम, अनूप शहर से किया था, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अच्छा। DPBS। उसके बाद फिर मैंने डीएलएड किया था। इनिशियली आई वांटेड टू बिकम ए टीचर। ओके। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है डीएलएड। और उसके बाद डीएलएड के बाद मैंने एक्चुअली तैयारी करना स्टार्ट किया था एसएससी सीजीएल के लिए। और उसी पीरियड में मेरा इंग्लिश के लिए थोड़ा सा लगाव बढ़ गया था और मैंने बाद में एमए भी कर लिया था ओपन स्कूलिंग से, बुलंदशहर से, डीएवी से। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब सीखने का एक जुनून लगातार रहा है कि किस अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, सीखना है, बेहतर होना है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं पहले साइंस का स्टूडेंट था और फिर बाद में मैंने आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया। तो डेफिनेटली हमेशा लर्निंग का लाइफ। और कैसे रहे स्कूलिंग में, कैसे रहे मतलब 10वीं 12वीं? जैसे होता ना कि एवरेज बच्चा, अच्छा बच्चा, टॉपर्स में थे, एवेब से बेहतर थे? जनरली एग्जाम्स में तो टॉप कर ही लेता था, उसमें अच्छा। कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। वहाँ पे 40-50 का क्लास होता है तो उसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता है। उसमें मतलब फर्स्ट रैंक आ जाती थी? हाँ, फर्स्ट आ जाता और फर्स्ट सेकंड इसी में? ग्रेजुएशन तक यही चलता रहा। पहले अच्छी मैं बात। शायद मुझे ऐसा लगता था पढ़ने के लिए, टॉप करने के लिए ही पढ़ता था। अच्छा। तो फिर जब ये शिफ्टिंग हुई, मतलब एक एकेडमिक पढ़ाई लिखाई का अप्रोच एक अपना होता है, जैसे आपने कहा टॉप रहने के लिए, टॉप करने के लिए जनरली लोग ऐसे करते हैं कि टीचर से भी पूछ लेते हैं, अच्छा बता दो सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। लेकिन जब ट्रांजिशन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में तो एक बड़ा शिफ्ट आता है, बिकॉज अब चीज़ें यहाँ पे लिमिटेड नहीं होती, राइट? आपको सारी चीज़ें समझनी है, सबका एप्लीकेशन सीखना है। तो जब ये तैयारी शुरू हुई तो ये ट्रांजिशन कैसा लगा? मतलब एक शॉकर था आपके लिए? नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मेरे को एक्चुअली बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ओके। जैसे ही मैं इस फील्ड में आया उसके बाद मेरे को पता चला कि जो एकेडमिक लर्निंग है उससे एंटायरली डिफरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस नहीं होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे तुम्हें अपनी एक्सीलेंस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपने आप को अपनी बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में, थिंकिंग में, सारी में चेंज करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते चले गए। अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक होऊंगा इंग्लिश के लिए, बिकॉज जैसे आपने थ्रू आउट कहा कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक ये हिंदी माध्यम रहा। ग्रेजुएशन एंड इवन इन डीएलएड। हाँ, डीलेड भी हिंदी माध्यम में रहा। तो यहाँ पे जब क्योंकि आपने 2021 का भी लिखा है पेपर, उसके पहले भी सीजीएल लिखा था कि नहीं? सीजीएल 19, 20, 2021 एंड 2022 एंड 2023। तो मतलब 2 में सफलता हाथ नहीं लगी थी? पहले 2 में नहीं लगा था। सीजीएल 19 हुआ था एक्चुअली 2020 में, जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था। उसमें अच्छा। मैंने मेंस क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव के बाद मैं आउट हो गया था। अच्छा, मतलब 2020 में भी आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया था? हाँ हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव मेरा सीजीएल 19 था वो जो 2020 में हुआ था। अच्छा। उसके बाद सीजीएल 2020 में मैंने अगेन मेंस क्वालिफाई कर लिया था। डेस्क्रिप्टिव का एग्जाम मेरा इलाहाबाद में था, ट्रेन छूट गया था, मैं लेट हो गया था। तो मतलब उन दोनों में भी मेंस तक पहुंच गए थे, मेंस क्लियर क्वालिफाई कर लिया था, फाइनल तक नहीं पहुंचे थे? हाँ, फाइनल होपफुली 2021 में मैं फाइनल तक पहुंच जाता, पर अल्टीमेट डिबाकल। लगातार ये
प्रक्रिया चलती रही। तो फिर ये मतलब इंग्लिश वाला ट्रांजिशन किस तरीके से चला, बिकॉज आपने वो 200 क्वेश्चन वाला भी पैटर्न देखा है। हाँ 200 क्वेश्चन वाला ही पैटर्न देखा और अब नए पैटर्न में भी आपने 2 एग्जाम्स दे लिए 45 क्वेश्चंस में। तो मतलब क्या चैलेंज था वहाँ पे, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों एरियाज की बात करूँ? इंग्लिश को देखें तो अपने आप में पूरा का पूरा ही चैलेंज है। उसका वेटेज हमेशा ही मैथमेटिक्स से ज़्यादा होता है। जब पहला पुराना वाला पैटर्न था उस टाइम पे भी 250 जरूर होता था इंग्लिश और मैथमेटिक्स, लेकिन आपको डेस्क्रिप्टिव भी लिखना होता था। और आप इतना सारा इंग्लिश पढ़ के जाओगे तो डेस्क्रिप्टिव भी ऑब्वियसली इंग्लिश में ही करना चाहोगे। बिल्कुल। तो 250 प्लस 100 350 हो जाते थे। तो जिसका इंग्लिश में स्कोर अच्छा होता था वो अल्टीमेटली अच्छी जॉब ले जाता था एसएससी सीजीएल में। इसीलिए एग्जाम की तैयारी करने से पहले मुझे पता था कि इंग्लिश का कोड मुझे ब्रेक करना है। मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली हिंदी मीडियम वाले सारे स्पेशली जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है। हाँ तो उसमें उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश में स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट को, जिसको इंग्लिश में मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे पहले से भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज़्यादा ख़राब था। कॉम्प्रीहेंशन दैट मीन्स दैट इज़ बेस्ड ऑन वोकेबलरी। तो मैं वोकेबलरी में वर्ड मीनिंग वगैरह याद करता रहता था, लेकिन कभी याद हुए नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि एसएससी का गोल बना लिया था तो करना था एनीवे। तो बस इसी तरह से वो जो नए साल में होता है ना कि रोज नए 10 वर्ड लिखूंगा, हाँ हैं, और महीने में 300 हो जाएंगे, साल में 3600 हो जाएंगे, लेकिन सारे चले जाते हैं। वो शाम तक होते होते भूल जाते हैं। हाँ 4 और 5 जनवरी तक चले जाते हैं। हाँ। तो फिर करियर विल आपसे मतलब किस तरह से जुड़ा हुआ, मेरे बैचेस के साथ कैसे जुड़े आप, कैसे पता लगा? पहले बुलंदशहर में एक प्रूडेंस की फ्रेंचाइजी होती थी, तो वहाँ पे आपकी एक बार डेमो क्लास चली थी। अच्छा। तो तब से मैं आपको जान गया था, आपकी डेमो क्लास से ही मैं इतना इम्प्रेस हो गया था। बाद में फिर आपने, क्योंकि आप फाउंडेशन मेंबर हैं करियर विल के, तो आपका बैच वहाँ पे आया था। Okay. तो वो कैब 8 बैच था, फरवरी 2020 में शायद वो लॉन्च हुआ था। वो मैंने परचेज किया था। ओके। तो फिर मतलब जो देखने का नज़रिया है वोकेबलरी का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है कि वोकेब का मतलब होता है कि उसको तो रटना ही पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे। उनको लगता है कि इसमें तो और क्या ही है, वोकेब रटना पड़ेगा, सिनोनिम रटना पड़ेगा। तो आप भी उसी तरह की सोच से आए होंगे, प्रयास भी किया होगा, जैसे आपने पहले कहा कि मैंने बड़ी मेहनत करी थी वोकेब के लिए। तो फिर क्या वो अब बैच के बाद या सीखने के बाद उसका तरीका, अब वो वोकेब लग रहा है कि हाँ बहुत सीखना आसान है और उसका भी अपना साइंस है? डेफिनेटली बिल्कुल आसान है। पहले मैंने सारे प्रयास सभी करते हैं और करके थक जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मुझे ऐसा ही लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता इंग्लिश, तो मैं अंदर से बिलीव करता था कि मेरा इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो एक बार जब आपका डेमो क्लास हुआ था एक्चुअली, तो आपने बहुत सारे वर्ड मतलब बिना किसी बुक का यूज किए, वो आप जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं हम, उस तरह का ट्री बना के आप 30 to 40 वर्ड रूट वर्ड से। तो मेरे को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये थी कि आपको इतने सारे वर्ड कैसे याद रह जाते हैं। इसका मतलब कोई तो ट्रिक, कोई तो मैथमेटिक्स इसके पीछे जरूर होगा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो देखते ही बैच परचेज करके देख लेते हैं। फिर आपने वो तरीके बताए थे, डिफरेंट रूट वर्ड मेथड, तो उनमें से एक है। बाकी रियल लाइफ सिचुएशंस में सेंटेंसेज में कैसे यूज करना है। जैसे आपकी एक बात मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान आती है कि 2 वर्ड्स सिनोनिम्स हो सकते हैं ओनली व्हेन दे आर इन वन कॉन्टेक्स्ट गिविंग द सेम मीनिंग। 2 वर्ड सिमिलर लगते हैं बट सेम नहीं होते। अब क्लॉज टेस्ट होते थे उस टाइम पे। 25 क्वेश्चंस क्लॉज टेस्ट के आते थे और उसमें अराउंड 15 to 20 वोकेबलरी बेस्ड होते थे। अब उसमें आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते थे 4 ऑप्शंस में। तो उसके लिए वोकैब की नुआंसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। मेरी कोशिश लगातार रही है, बिकॉज एसएससी के बच्चों को इस चीज़ की उतनी समझ नहीं होती थी। उनको यही लगता था, और मेरे लिए भी ये चैलेंज था कि उनको अच्छा ये नए एस्पेक्ट सिखाना कि कॉनोटेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉलोकेशन से कैसे मदद लो, और ये चीज़ दिमाग में इंस्टिल करना कि जी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन बड़ी साइंटिफिक है। बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच है उसका भी, ग्रामर तो वैसे ही मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज होती है, बट इसमें भी आप कर सकते हैं और आपने उस चीज़ को प्रूव किया। तो अभी जब अब तो जर्नी हो गई 2-3 साल की, तो अभी कितना प्यार है आपको वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज से? क्या करते हो आप? बहुत ज़्यादा एक्चुअली। मैंने पिछले 3-4 साल से कभी हिंदी पढ़ाई नहीं है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश था। मुझे उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना था, इसलिए मैंने पिछले 3-4 साल से वही पढ़ा है। और इंग्लिश में मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स बुक्स भी पढ़ी हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली। और इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। मैं नोट्स बनाता हूँ वोकेबलरी के, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। अभी भी चल रहा है ये सिलेक्शन के बाद भी? हाँ, वो सिलेक्शन का वो गोल नहीं था। एक बार अच्छा। उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर लगता है कि हाँ इसी में एक्सेल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेस्पेक्टिव ऑफ द सिलेक्शन चलता रहता है टारगेट। मैं क्लास में मैं भी यही चीज़ बोल रहा होता हूँ कि भाई वही बात कि चेज द एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू।
आपको जब एक बार लत लग जाती है और वो सिर्फ अब पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग में पेपर पास करने के लिए पढ़ता था, फिर बाद में टारगेट मतलब मेरे से मुलाकात के बाद व्यू पॉइंट चेंज हो गया। डेफिनेटली। नहीं तो उसी का रिजल्ट है ये, बिकॉज जब आप चीज़ों को ना एंजॉय करने लग जाते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्सेल करते हो, क्योंकि अब कोई टारगेट सा नहीं है। नहीं तो हम खुद ही को लिमिट कर देते हैं, अच्छा जी इतना करके अब तो हो जाएगा, रहने दो। जैसे बच्चे एग्जाम में नहीं पूछते सर क्या लगता है कट ऑफ कितना आएगा, कट ऑफ के लिए क्यों पढ़ना है? कट ऑफ के लिए तो ऑब्वियसली मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, रैंक के लिए पढ़ा। रैंक के लिए पढ़ो आप। और तो अभिषेक मैं चाहूँगा कि बिल्कुल पॉइंटेड तरीके से 2-3 प्रैक्टिस पॉइंट्स उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत ज़्यादा हैं। एसएससी में जो हमारे बच्चे हैं वो जनरली हिंदी बेल्ट जो है हमारा, हिंदी हार्टलैंड, वहाँ से ज़्यादा बच्चे आते हैं प्रिपरेशन के लिए, और उनका बैकग्राउंड भी हिंदी होता है। बहुत बार ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जैसा कि आपका भी रहा, और आपने इस लेवल पे अपने आप को उठाया है। तो अगर उनके लिए आपको सलाह देने के लिए 3 पॉइंट बताने हो कि वो डेली बेसिस पे क्या करें, तो क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह नहीं लेते, उसको एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, उसको हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के रख देना चाहते हैं, जबकि लैंग्वेज ऐसे वर्क नहीं करती। बिल्कुल। हम लोगों ने हिंदी सीखी है, वो भी इस तरह से वर्क नहीं करती। तो सबसे पहले तो अगर हम सीखते भी हैं इंग्लिश, तो उसमें क्या करते हैं कि इंग्लिश का वर्ड हमने देखा, उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर बाद में उस हिंदी मीनिंग को याद रखने की कोशिश करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें याद नहीं रहता इंग्लिश उसका मीनिंग। एक्चुअली हमने मीनिंग याद किया ही नहीं था कभी, क्योंकि जो हमने हिंदी मीनिंग याद किया था, क्या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? उसका मीनिंग हमें पता था, जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया था, तो वो एक्चुअली मीनिंग याद करना कभी था ही नहीं। तो ऐसे अगर याद कर भी लोगे तो कभी भी इंग्लिश को यूज नहीं कर पाओगे रियल लाइफ सिचुएशंस में, या कभी आपको इंग्लिश में लिखना अगर होगा कुछ। तो सबसे पहले तो उस मेंटालिटी से बाहर निकलना है। और ये ऐसा फील होता है कि इंग्लिश से इंग्लिश में कैसे याद कर सकते हैं, तो जैसे हिंदी से हिंदी में याद कर लेते हैं। हमने तो कभी हिंदी को ट्रांसलेट नहीं किया किसी दूसरे लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं समझते, तो उसको लैंग्वेज समझना पहले सबसे पहले बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और उसके लिए जैसे मैं टीचिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ पे होता है एक लैंग्वेज इमर्जन मेथड। तो वहाँ पे जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आपको उस लर्नर के चारों तरफ। तो मैक्सिमम टाइम आप अगर इंग्लिश के इर्द गिर्द रहोगे, इंग्लिश में ही पढ़ोगे, वही देखोगे, सुनोगे, नेटिव स्पीकर्स को, इंग्लिश की बुक्स पढ़ोगे, और वही बोलने की कोशिश करोगे। जहाँ पे राइटिंग का मौका मिलता है वहाँ पे राइटिंग करोगे, नोट्स बनाओगे। डेफिनेटली सबसे फास्टेस्ट वे है। बिल्कुल। हाँ, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसका ट्रेनिंग किया हुआ है। और फिर उसके बाद वो चीज़ अपने प्रैक्टिस में भी उतारी है। जो मैंने सीखा है, जो मुझे एक्चुअली लर्नर्स को सिखाना था, वो मैंने सबसे पहले खुद पे इम्प्लीमेंट किया। तो भाई पॉइंट यही है कि पहले तो इसको भाषा के तौर पे लेना है, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लेना। और भाषा का मतलब उसका एक्सपोजर, यू हैव टू लिसन टू दैट, यू हैव टू रीड दैट आउट। कोई टॉक शो चल रहा है, आप उसको सुनिए, पढ़िए, देखिए, और उसी माहौल में रहेंगे तो धीरे धीरे सारी शिफ्टिंग अपने आप आ जाती है। इवन स्पोकन इंग्लिश इज अ बिग चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। और उसमें भी वही कि कानों में जो पड़ेगा वही तो जबान से निकलेगा। दे स्ट्रगल, दे स्ट्रगल विद MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। सो यू हैव टू लिसन टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। और आपको पता भी है कि पेपर में जो भी क्वेश्चन टाइप है, चाहे वो RC है, पैरासिम्बल्स हैं, क्लोज टेस्ट हैं, वो सब अखबारों से, आर्टिकल से, रिसर्च पेपर से ही आते हैं। और उसमें हर जगह की खिचड़ी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश को तो ज़्यादा मज़ेदार है, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज एंड यू विल गेट पैसेजेस फ्रॉम ऑल द एरियाज। उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें जियो पॉलिटिक्स भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें साइकोलॉजी भी है। तो दैट्स अ खिचड़ी। और इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग की भी बात करी जाती है कि न्यूज़पेपर रीडिंग हो या न्यूज़ सुनो आप। तो जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट हो, मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देता हूँ अभिषेक की बात को, कि जैसे अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो सबसे पहला काम ये करना है कि स्टार्ट टेकिंग एक्सपोजर ऑफ द लैंग्वेज, और उसमें उस एरिया से शुरू करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब सपोज आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग दोज मैगजीन्स, या आप उस तरह के टॉक शोज देख सकते हैं। आप फिल्मों के बारे में, सीरीज़ के बारे में जो लाइट कंटेंट आता है, आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसके बारे में। मतलब अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से शुरू करो। आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, आपको कुलिनरी चीज़ों में, खाने पीने में इंटरेस्ट है, तो इतने सारे हमारे पास आजकल चैनल्स हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, मैगजीन्स हैं। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से शुरू करिए और फिर उसको डाइवर्सिफाई करिए, और फिर इसमें मज़ा आने लगता है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभिषेक आपसे बात करके इस जर्नी में। तो कुछ और आप कहना चाहोगे एस्पिरेंट्स को जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, जो नया पैटर्न आया है उसमें उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है? बिकॉज इसमें डेफिनेटली इंग्लिश का वेटेज हाईएस्ट है। क्या लगता है क्यों ऐसा किया होगा SSC ने?
जॉब लगने के बाद, जॉब लगने से पहले तक मैथमेटिक्स का यूज होता है आपको जॉब दिलाने में, लेकिन जॉब लगने के बाद रियल लाइफ सिचुएशन में आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो उसी की ज़रूरत पड़ती है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। क्योंकि आपको इस एएसओ के तौर पे कितने महीने हो गए काम करते हुए? 5 मंथ्स। 5 मंथ्स हो गए। तो क्या रहा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो लैंग्वेज पे आपने मेहनत की पिछले 2-3 सालों में, उसका रिजल्ट दिख रहा है? एप्लीकेशन नजर आता है? हम लोगों को वहाँ पे नोट्स और ड्राफ्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, वो सारे इंग्लिश में बनते हैं, और हमारे पास रिसीट वगैरह आती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट से आती हैं, तो वो काफ़ी लंबे लंबे उनके पेपर होते हैं, मल्टीपल पेपर्स, वो हमें सारे पढ़ने हैं, समझने हैं, उनका क्रक्स निकालना है, और फिर बाद में उनको नोट में चेंज करना है, नोट लिखना है, उसके बाद फिर ड्राफ्ट बनाना होता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली इंग्लिश। तो यही रीज़न है। यही रीज़न है। हाँ, यही रीज़न है बहुत बड़ा। और वहाँ पे देखो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैथमेटिक्स का तो मैंने आज तक यूज नहीं किया। हाँ, मतलब वो डेफिनेटली, क्योंकि जब हम मानसिक योग्यता परीक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे लॉजिकल अप्रोच चाहिए आपको, तो वहाँ मैथमेटिक्स भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिवली सोच पाएँ। और लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल होता है, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिविटी आपको लैंग्वेज में भी डेवलप तो करनी है, वो एनालिटिकल इवैल्यूएशन करना। अब जैसे आरसी क्यों पूछी जाती है, जैसे इस बार भी पेपर में आप देखो नए पैटर्न में, तो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब मिला के करीब करीब 80% पेपर तो वही है अभी नए पैटर्न के अंदर भी। और पुराना भी देखें तो हम 65% के करीब था पेपर आपका, 60 to 65 वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो वो इसीलिए है कि भाई वहाँ पे सबसे पहली चीज़ रीडिंग एबिलिटी, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, फिर कॉम्प्रिहेंशन के बाद कितना एनालाइज कर पा रहे हो। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो ये गारंटी नहीं कर सकते कि पढ़ के एक बार समझ ही आ गया। जैसे बच्चे बेचारे स्ट्रगल करते हैं, कई बार फिलॉसफी बेस्ड पैसेजेस हैं, समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ते हैं तब थोड़ी समझ और बढ़ती है। तो वही बात है, सब अलग अलग स्टेज हैं, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे आप कह रहे हो अब इतना सारा डेटा आ रहा है, लेकिन उसमें से छांट के फिर आपको रिपोर्ट बनानी है, तो उसमें आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी लग रही है, वो डेफिनेटली मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी है आपकी कि काम की चीज़ें क्या हैं, जो नहीं काम की उनको डिस्कार्ड करना है, काम की चीज़ों को अप्लाई करना है एक प्रेशराइज सिचुएशन में और रिजल्ट लेके आना है। सो दैट्स द रीज़न दे आस्क रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अक्रॉस द एग्जामिनेशन। और जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल पे जाओगे देखोगे वो पूरा का पूरा पेपर ही कॉम्प्रिहेंशन है। सीसैट जैसे, या आप मैनेजमेंट एग्जाम्स की बात करो, कैट, जेट, आईएफटी, वो सब आरसी पे चल रहा है। और जब वही बात जो आपने कहा कि जब हम वर्क फील्ड में आते हैं तो ईमेल लिखनी है, रिपोर्ट्स पढ़ने हैं इन सभी जगहों पे लैंग्वेज का इस्तेमाल है। तो यही कारण भी है कि वेटेज जो है उसको बढ़ाया है। तो अब कुछ और आप ऐड करना चाहते हो जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप चाहते हो कि आप बताना चाहें? ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है, सब आ गया। हाँ, आज की डेट में जो यूथ होते हैं उनके सामने डिस्ट्रैक्शंस कई तरीके के आते हैं। सबसे प्रोमिनेंट डिस्ट्रैक्शंस उसमें एक होता है जिसको आप बार बार एक्सप्लेन भी करते हैं, वो आपका एक कॉन्सेप्ट है 4A's and 2S का, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। अच्छा, अटेंशन अट्रैक्शन वाला जी। अच्छा, उसको आपने याद भी रख लिया है। हाँ, तो वही है कि सबसे पहले अटेंशन जाती है, फिर अटेंशन के बाद अट्रैक्शन। क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में होता है वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब क्योंकि हमारा दिमाग अगर किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होता है तो डेफिनेटली वो एनर्जी लेके जाता है। हम सभी के पास लिमिटेड है, एनर्जी तो लिमिटेड है, प्रोसेसिंग एबिलिटी भी लिमिटेड है, धीरे धीरे हम उस पर काम करके बढ़ाते हैं। जैसे आपने जब ये शिफ्ट किया होगा तब शायद आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड उतनी अच्छी नहीं रही होगी, वर्ड पर मिनट आपकी रीडिंग भी कमज़ोर रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आपने दिमाग की प्रोसेसिंग एबिलिटी बढ़ाई और अब आप तेज़ी से पढ़ भी पाते होंगे, तेज़ी से इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस कर पाते होंगे, जिसका परिणाम भी है आपका सिलेक्शन। तो हम सभी इंसान के तौर पर लगातार बेहतर होते हैं, लगातार सीखते जाते हैं। तो ये देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे ब्रेन और मेरी ऊर्जा का कहाँ पे खिंचाव हो रहा है। तो जहाँ अटेंशन जाएगी इसका मतलब कि मेरी एनर्जी वहाँ पे लग रही है। तो आज जब इतने सारी चीज़ें हैं, वी आर फ्लडेड विद द इंफॉर्मेशन, वी हैव प्लेथरा ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे हमारी एनर्जी जा सकती है, आकर्षित हो सकती है। तो उसमें कई बार जो आपने कहा कि जो तैयारी करने वाला वो बेचारा ड्रेन्ड हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो ये तो खासतौर से मैंने संबंधों के बारे में भी बात की थी कि भाई आपकी किसी के प्रति पहले आकर्षण कहाँ से पैदा होता है, तो अटेंशन देते हैं, फिर अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन के बाद अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के बाद उस चीज़ की लत लग जाती है। वो कोई इंसान, कोई जगह, कोई सिचुएशन, कोई सामान, कुछ भी हो सकता है। और लत लगने के बाद आप गुलाम होने लग जाते हैं उसके, स्लेवरी जिसको कहते हैं। स्लेवरी से फिर आती है सफरिंग। किसी भी गुलामी में आनंद तो आ नहीं सकता, तो फिर वहाँ पे सफरिंग आती है और सफरिंग फॉलो किधर लेके जाता है, सारो की तरफ। तो वही आपने याद रखा हुआ है ना, 4A3S, मैंने कभी ऐसे ध्यान भी नहीं दिया। तो मतलब ये तो वही है, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में है कि कैसे अगर हमारे सो कॉल्ड संबंध जिनको हम ये कह रहे हैं कि ये लव रिलेशनशिप है,
बट उसमें आपको दर्द का एहसास ज़्यादा है, तो उसको रोमांटिसाइज मत करिए फिल्मों की तरह, राइट। उसमें ये समझने की कोशिश करिए कि ये चल क्या रहा है। तो और इसीलिए हम आरसी में बात भी करते हैं कि भाई अटैचमेंट इज़ अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लव, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, जबकि लोगों को लगता है कि तो एक ही चीज़ है। क्योंकि अटैचमेंट जहाँ पे हुई वहाँ डिपेंडेंसी आ गई, और जब डिपेंडेंसी आएगी तो आप हमेशा डरे हुए रहेंगे। क्या संबंधों में डरे हुए हैं हम, कहीं वो चला ना जाए, छोड़ ना जाए, ये है वो है, एक दूसरे को अपीज़ करने में लगे हुए हैं, सही बातचीत हो ही नहीं पा रही, सामने वाला क्या चाह रहा है उसके हिसाब से ही बात कर रहे हो, जबकि जान रहे हो आपकी वो वहाँ पे गलत हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आप दिल खोल के बात नहीं कर पा रहे, और फिर शायद वो नेगेटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी और फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि लव इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं, जैसे जब आप लोग जुड़ते हैं, किसी बैकग्राउंड से आते हैं, आप जैसे भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना, उसके बाद देना शुरू करता हूँ ज्ञान। ऐसा तो नहीं कि पहले अरे तुम्हें ये नहीं आता, ये कैसे नहीं पता, इतने बड़े हो गए, ग्रेजुएट हो, ऐसा तो नहीं चलता ना। मुझे पता है कि भाई जिस बच्चा जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए ये स्ट्रगल है, तो आप जैसे हैं पहले वो एक्सेप्ट करता हूँ। प्यार की सबसे पहली निशानी यही है, जैसा है उसको ऐसे एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट करोगे तो खुद उसके अंदर एक पॉजिटिव भाव आएगा। मैं पहले ही अगर बैरियर लगा दूं, यार ऐसे कैसे, तो आप कहोगे यार क्या आदमी है ये, आते ही भड़क जा रहा है, आप वैसे ही दूर हो जाओगे। तो पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद जब मैं प्यार से समझाऊंगा कि भाई देखो पेपर ये पूछ रहा है, आप कर ये रहे हो, पेपर पूछ रहा है कि 4 सिमिलर वर्ड्स में से एक कैसे चूज करोगे, आप सिनोनिम की लिस्ट रट रहे हो। स्कूल का पेपर थोड़ी है कि 4 पर्यायवाची लिखने, 4 में से एक सेलेक्ट करना है, कैसे करोगे। तो आप सोचोगे यार आदमी बात सही कह रहा है, कुछ ना कुछ तो टूल होना चाहिए कि कॉनोटेशन क्या है। अच्छा ये भी सोचने का तरीका हो सकता है, एक ही मतलब के वर्ड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। यार सही बात है, वॉर बैटल और फाइट में क्या फ़र्क है, या लड़ने के लिए तो क्वेरल भी बचपन में पढ़ा था, ब्रॉल भी पढ़ा था, इतने सारे शब्द हैं, क्या फ़र्क है। सही में अगर मुझे क्लोज टेस्ट में मिल जाए तो फिर बच्चा सोचेगा कि हाँ यार ये आदमी तो लाइन की बात कर रहा है। अभी तक तो मैं सो करके हिंदी मीनिंग सिनोनिम की लिस्ट रट रहा था। एग्जाम में करके आते हैं, फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि करेक्ट करके आए हैं, फिर बाद में कहते हैं एसएससी का मिस्टेक है। एसएससी का मिस्टेक है। तो जब आप वही बात सोचने का तरीका बच्चे को सिखाओगे, उसको टूल पकड़ाओगे, तो एक आप जैसा बच्चा, और आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हर बार सेलेक्ट हो रहे हैं करियरविल ऐप पे। हम पूरी कोशिश ही हमारी करियरविल फैमिली की यही है कि भाई उन बच्चों तक पहुंचो जिन तक शायद क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाई किसी भी कारणवश, या देयर इज़ अ गैप एज वेल कि एकेडमिक पढ़ाई लिखाई क्या है और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या चाहिए। तो उसमें जो चाहिए वो बच्चे को दो, उसका टाइम पास मत कराओ। और अगर वो बच्चा सिंसियर है और वो समझ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही हैं, सही बात है, पेपर को तो ये डिमांड कर रहा है, नहीं तो वो बेचारा ये वाली बुक रट लो, 10 साल का पेपर रट लो, वो रटने में ही पड़ा हुआ था। आप ऑफिसर बनोगे, ग्रुप बी ग्रुप सी, आप मिनिस्ट्रीज में जा रहे हो, आप एम्बेसीज के ऑफिसर से मुलाकात करोगे, आपको क्या लग रहा है रट्टू तोता बन करके वहाँ पे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा। तो हाँ, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल। और अगर आप ऐसे करके जाओगे भी तो आप बड़े डिफिडेंट रहोगे, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आपके अंदर वो कहते हैं ना एहसास कमतरी रहेगा कि यार मैं तो थोड़ा कमतर हूँ, पता नहीं कहाँ नज़र छुपाऊँ। क्योंकि जब फील्ड में उतरते हैं तो बड़ी अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। पेपर पास कर लिया वो एक अलग जंग हम थी। लोगों को लगता है कि एग्जाम की तैयारी जब करते हैं वो लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बस है। वो जिंदगी ऐसी लाइफ का सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है तैयारी करने इंटरेस्टिंग पार्ट है। का। मेरे तैयारी करने के 2 से 3 साल जितने भी हैं मेरी लाइफ के अब तक के सबसे बेस्ट पार्ट हैं। मैं ये कहता भी हूँ कि भाई स्कूल और कॉलेज जब फंडामेंटल डिफरेंस की बात होती है, आई यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन इन माई कैट बैचेज इन 14-15, बिकॉज तो वो मैनेजरियल एग्जाम की तैयारी करते तो मेरा पहला सवाल यही होता था कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फील इन टर्म्स ऑफ अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विजा वी योर एकेडमिक्स। तो उसमें पहला फ़र्क यही है कि वहाँ चीज़ें लिमिटेड हैं, यहाँ अनलिमिटेड हैं। कॉम्पिटिशन भी वहाँ लिमिटेड, जैसे आपने कहा 50 बच्चों में तो आ गया, लेकिन अब यहाँ नेशनल लेवल पे आपका कंपटीशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ रोट लर्निंग ज़्यादा है, रट लो, 5 ईयर्स कर लो, 10 ईयर्स कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है। और जो चीज़ हम रटते हैं उसके भूलने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। रटा हुआ हूँ तो डरा भी रहूँगा यार जो रटा है कहीं भूल ना जाए, लेकिन अगर वो चीज़ समझ आ गई है तो ज़िंदगी भर परमानेंटली आपके पास रहेगी। तो शायद हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ऐसी ही हो गई, कोई बात नहीं, कोई नई चीज़ थोड़ी पढ़ते हैं, ग्रामर तो वही है, बट देखने का नज़रिया बदल जाता है यहाँ पे कि भाई नाउन प्रोनाउन तो पढ़ा, बट एम आई एबल टू फिगर दैट आउट इन अ सेंटेंस। अभी मैं कल एक बैच में पढ़ा रहा था, उनको नहीं पता माइन और माई का फ़र्क नहीं पता होता। हर बैच की सेम कहानी है, योर्स में अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा रहे हैं। और ये वो ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, उनको माइन इज़
देख करके लग रहा है ये क्या हो गया, माइन माई का फ़र्क, योर्स योर का फ़र्क, हर हर्स का फ़र्क, तो बड़ी बेसिक चीज़ें। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे रटने पे फोकस था, अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है। तो माइन इज़ अ डिफरेंट अप्रोच, उनको समझ आ रहा है कि अच्छा यस माइन इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, बचपन में रटा तो था लेकिन अब उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अदरवाइज उनको इस तरह, जबकि दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन, सबने बचपन में पढ़ा है, कोई नई बात तो थी नहीं। लेकिन क्या माइंड को पहचान पाए कि वो माइंड काम क्या कर रहा है, वो नहीं। तो वो काम कराना मेरा फ़र्ज़ है कि भाई सब कुछ पढ़ने के बाद भी इफ़ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन रीडिंग अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ और पैसेज, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिसिंग लिंक्स हैं। तो वही ये मिसिंग लिंक्स पकड़ने होते हैं बच्चों को, और वही पकड़ाना काम भी होता है एक फैकल्टी का कि भाई कहाँ पे तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं कि, और एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है वो आप पूरा करोगे। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, सिलेक्शन लेके जाते हैं बच्चे, और भर भर के कहानियाँ हैं बच्चों की, और आप लोग खुद इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। और हमें भी मिलके बड़ा अच्छा लगता है कि जो ये यज्ञ हमने शुरू किया है उसका परिणाम हर साल मिल रहा है। तो दैट्स ऑल। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? वैसे ये आपके लिए सेशन था बट आपने पूछ करके मुझे ट्रिगर दे दिया। तो वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजॉय करिए इस जर्नी को। वहाँ पे शायद आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप साइंस पढ़ रहे थे, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, कॉमर्स पढ़ रहे थे, आर्ट्स पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप आ रहे हो तो आपको जीएस में सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ पढ़ रहे हो, और वो भी एक नए व्यू पॉइंट से कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तब तो शायद पेपर पास करने के लिए पढ़ा था, लेकिन अब इस ज़िंदगी में रह रहे हैं तो ये चीज़ कैसे चलती समझ में आ रहा है। लैंग्वेज अलग तरह से हो सकता है, मैथ्स में डर लगता रहा हो बच्चे को बचपन में, लेकिन अब क्योंकि क्वांटिटिव एबिलिटी वो मैथ्स नहीं है, क्यूए है, तो उसको मज़ा आ रहा है यार, ये स्क्वायर तो बहुत जल्दी हो गया जब वो कैलकुलेशन सिखाया जाता है बच्चों को, और मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है, तो स्क्वायर रूट निकालना उसको लगता था यार मैथ तो बड़ी आसान है, तो एक अलग इंटरेस्ट। रीजनिंग तो भाई ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई हो रही है, मैथमेटिक्स भी। तो कहने का ये मतलब कि वही जो आपने कहा, यू शुड स्टार्ट इन्जॉइंग दिस जर्नी, और जैसे जैसे आप इन्जॉय करते हैं इसको बर्डन के तौर पर नहीं लेना यार, ज़िंदगी में फिर इतनी पढ़ाई करी फिर पढ़ाई करना है। जो इस अप्रोच से जाएगा उसका तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उसके लिए मुश्किल है। आप ये मान के चलिए यार, अभी तक तो चलो ज़िंदगी बड़ी मोनोटोनस थी, एक ही तरह की चीज़ कर रहे थे। फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एन्जॉय सो मेनी थिंग्स, एंड देन बूम, फिर वो सिलेक्शन होगा। कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं होता। एसएससी डिफ़िकल्टी में अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लोवेस्ट ही है, और डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है, डिफ़िकल्टी भी नहीं है। हाँ, तो नॉर्मल है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अभिषेक बात करके आपसे, और बहुत बहुत बधाइयाँ अगली जॉब के लिए। अब आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएंगे। वर्दी का शौक था क्या? एएसओ में मुझे लगता है कि वो फिर फील्ड जॉब तो होगी नहीं, वो तो ऑफिस में ही होगा। अंदर से इच्छा थी 3 स्टार की। एएसओ के जॉब में ऑल टाइम फील्ड जॉब नहीं होता है। हाँ। जीएसटी में भी नहीं होता है ऑल टाइम फील्ड हाँ, जॉब। बिल्कुल एएसओ बिल्कुल। में तो पूरा ही ऑफिस जॉब होता है, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। तो 4 मतलब वर्दी का ज़्यादा है इसलिए, नहीं तो लोग डेफिनेटली वो कहेंगे भाई बचपन सब से तो ही सेलेक्टेड होते हैं पहले ही एएसओ हैं, ग्रेड पे भी सेम थी। तो यही मुझे लग रहा है एक रीज़न है वर्दी बचपन का। से ही चार्म होता है। हाँ, वर्दी 3 का। स्टार्स एंड द एक्सपोजर आल्सो इन दैट जॉब इज फार बेटर देन द एएसओ जॉब। हाँ, यहाँ पे शायद वो लिमिटेड ही रहेगा, दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी एएसओ। दिल्ली में पोस्टिंग है, वहाँ पे भी एक्चुअली दिल्ली तो मुझे चाहिए, वो तो मेरा होम लोकेशन है। लेकिन जो जो जॉब में जो वर्क कल्चर का डिफरेंस है, यहाँ पे एक मोनोटोनस टाइप का वर्क हो जाता है। एक ही टाइप का नोटिंग ड्राफ्टिंग आप कर रहे हो, पूरे लाइफ वो चलता रहता है। सीट भी चेंज नहीं होती हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी आपकी सीट चेंज हो जाती है, आपका वर्क का नेचर भी बदल जाता है, जिससे आपको नया सीखने को मिलता है, हर दिन नया सीखने को मिलता है। रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करती है, टैक्स कलेक्शन किस तरह से होता है, गवर्नमेंट के लिए किस तरह से हम इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू द पब्लिक। तो वो पब्लिक सर्विस ही है, क्योंकि हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के पास फंड्स आएंगे और उस फंड्स को डिस्बर्स करेगी गवर्नमेंट अल्टीमेटली पब्लिक में, पब्लिक वेलफेयर के लिए। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और जिस तरह से यस वर्दी का यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्टार्स का चार्म है। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें एक तो वो चार्म हो गया, साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग की बुक बढ़ चुकी है, बचपन से लर्नर रहे हो कि अलग अलग चीज़ें थोड़ी ट्राई करते रहनी है। मोनोटोनस ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। सही बात है, ज़िंदगी एक है, मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना सीख लो उतना अच्छा हाँ, है। बिल्कुल और इसी बिल्कुल। में एंजॉय होता है। अगर एक तरह का मोनोटोनस हो जाता है तो उसके बाद लाइफ में कोई इंटरेस्ट रहने हाँ, बोर्डम लग रहा होता है कि सब चीज़ तो प्रिडिक्टेबल है, ज़िंदगी तो ऐसी ही चलती रहेगी। यहाँ पे कम से कम अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं समझते, ज़रूरत समझ में नहीं आती। तो लाइफ में फिर रह ही जाता है। नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा अभिषेक आपसे बात करके। यू हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी,
एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये डिस्कशन बहुत सारे जो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन का काम करेगी कि उन्हीं में से उठ करके एक भाई अगर इस लेवल पे पहुंच सकता है। और एक ही साल है, मार्च से लेकर दिसंबर तक लगातार सिलेक्शन, 3 टाइम सिलेक्शन। डेफिनेटली आई विश के मेरे से कोई एटलीस्ट एक बच्चा भी अगर इंस्पिरेशन। वेरी मच। थैंक यू सर।